बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने समझा था। फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग क्या चीज चेंज आ जाती हैं उसको हमने डिस्कस किया। एंड जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी चेंज हमें उसमें देखने को मिलती हैं। दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में विल बी डिस्कसिंग, टेकिंग द डिस्कशन फर्दर। तो आज हम जानने वाले हैं रिगार्डिंग द केमिकल इक्वेशन। सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम एक्टिविटी 1.1 जिसपे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो अगर हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें तो क्या क्या लिखेंगे, क्या कैसे कहेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको याद होगा, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें जो प्रोडक्ट मिला था, तो हम उस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन इसी तरह से लिखेंगे। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। देखिए, इस सेंटेंस फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, बार बार रिप्रेजेंट करना, डेफिनेटली एक लॉन्ग वे है। एक लॉन्ग मीन्स इट्स नॉट ए शॉर्टकट। ठीक है, इसको बार बार इस तरह से रिप्रेजेंट करना, दैट इज इनकन्वीनियंट। सो इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। इससे भी शॉर्टर फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो हम केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशंस में शो कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट देम विद द वर्ड इक्वेशंस। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल सेम रिएक्शन को आप लीजिए जहां मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। तो यहां पे आप देखिए हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, मीन्स एरो से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके इसको दिखाया कि इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चेंज जो पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसी डिस्क्रिप्शन का ये शॉर्टर वे है, ये वर्ड इक्वेशन है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं एंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट है, तो इनको इनके नाम से हमने लिखा है। वी हैव यूज देयर नेम्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इनके नाम यूज किए हैं। So the substances that undergo chemical change in the equation 1.1, that is magnesium and oxygen, are the reactants, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि they are reactants। एंड जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दैट इज द प्रोडक्ट। सो वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो चेंज जो हम दिखा रहे हैं इस एरो से हम दिखा रहे हैं। जहां पे द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इसको हम इस रिएक्शन के मींस लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिख रहे हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं तो उन रिएक्टेंट्स को हमने सेपरेट किया है बाय दिस प्लस साइन। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो सभी रिएक्टेंट्स को हम प्लस साइन से ही मीन्स आपस में सेपरेट करेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। दिस इज हाउ टू राइट द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। एंड अगर एक से ज़्यादा रिएक्ट प्रोडक्ट्स हमें बने, इस केस में तो एक ही है, अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को मीन्स एक प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, ये जो एरो हेड है, दिस इज द एरो हेड। ठीक है, ये एरो है, ये इसका हेड है। इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस एरो से हमें क्या क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट से ये रिएक्शन शुरू होके कहाँ पे जाता है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एरो हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स हमें शो करता है एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें दिखाता है। सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है? जहां पे हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, ठीक है, वर्ड इक्वेशन,
इससे भी ज्यादा सिंपलर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शंस को। कैसे? बाय राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशंस? यस। कौन सा है? केमिकल इक्वेशंस can be made more concise and useful if we use the chemical formula instead of words। तो instead of words, जैसे वर्ड इक्वेशन में हमने वर्ड्स को यूज किया था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नाम को यूज किया था, यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे सिंबल्स एंड फॉर्मूला को हम यूज करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को। तो फिर हमारे पास बनेगी एक केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शंस। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर हमें मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का इनके सिंबल्स फॉर्मूलाज पता होंगे तो हम वर्ड इक्वेशन को, सेम वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज़ें फॉलो होंगी। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेगा एक एरो, ठीक है, उनके बीच में एक एरो होगा। यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो उनको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको भी प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पे भी एरो हेड दैट विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, जिससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल की चीज़ हमने कैसे सिंप्लीफाई किया चीज़ों का? बाय राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हमने सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज को इंस्टेड ऑफ वर्ड्स यूज किया है इन राइटिंग। ठीक है, next count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and the right hand side of the arrow। is the number of atoms of each element the same on both sides? क्या number of atoms equal है दोनों साइड में? if not then the equation is unbalanced। अगर इस इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स हमें दोनों साइड में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बिकॉज the mass is not same on the both sides of the equation। दोनों साइड में मास इक्वल होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। such a chemical equation is a skeletal chemical equation। इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम skeletal chemical equation कहते हैं, जो अनबैलेंस्ड हो। इक्वेशन 1.2 is the skeletal equation of the burning of magnesium in air। तो इस रिएक्शन की skeletal equation यहाँ पे है, दिस इज द skeletal equation। वाई? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सेम नहीं है, देयरफॉर ये skeletal equation है। फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मीन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस क्यों करना है? वाई? बिकॉज रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि हम रिएक्टेंट्स को न तो क्रिएट कर सकते हैं, हम तो द मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। मींस जो केमिकल रिएक्शन है उसमें टोटल मास कंजर्व्ड रहता है। रिएक्टेंट्स का मास ऑलवेज इक्वल होता है टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। total mass of elements present in the products of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। जितना मास रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हो उतना ही मास प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होना चाहिए। मींस दोनों साइड में मास इक्वल होना चाहिए। वो कैसे होगा? इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने से पहले एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगा। सिर्फ वी हैव लर्न कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, सिर्फ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। सो सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। देयरफॉर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड में इक्वल होना मींस बहुत जरूरी है। हेंस वी नीड टू बैलेंस द skeletal केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशंस को, skeletal केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि दे फॉलो द केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? यहां पे अगर सेम 1.2 को देखें तो क्या ये बैलेंस्ड है? लेट्स लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब बैलेंसिंग जो है इसके लिए सर्टेन रूल्स हमारे पास हैं, कुछ
मीन्स वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स सो दैट एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब किस तरह से वो करेंगे, विल सी दैट, बट बिफोर दैट हम जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। यस, तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। हमने क्या कहा सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशंस। सो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, नोट डाउन, इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन जो है इक्वेशन क्या है? जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब किस तरह से इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन इज द वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इज द केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, ठीक है, यहां पे नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। While in the chemical equations, reactants and products are represented by symbols and formulas, ठीक है, reactants and products को हम symbols and formulas से represent करते हैं। Then chemical equations भी दो तरह की होंगी further। एक तो हमारे पास है what is called as the unbalanced chemical equation, या जिसे हम दूसरा नाम skeletal chemical equation कहते हैं। अब skeletal chemical equation में क्या होता है? the number of atoms of each element on the reactant and product side are not equal। reactants and product side में जो number of atoms होते हैं वो equal नहीं होते हैं। while in case of the next is balanced, balance में क्या होता है? number of atoms of each element on the reactant and the product side, on the reactant and the product side they are equal, वो equal होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर आपको 1.3 याद हो उसमें हमने डिस्कस किया था, इन दैट वी हैड द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पे हमने जिंक सल्फेट प्रोडक्ट मिला था एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी। 1.3 एक्टिविटी, जो तीसरी एक्टिविटी हमने डिस्कस की ऊपर। सेम इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसी इक्वेशन के लिए अगर हम वर्ड इक्वेशन इस रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? Zn प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, प्लस इसके अलावा यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। लेट्स एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब दोनों साइड में अगर हम देखें जो ये रिएक्शन हमारे पास है, अगर हम इसके एटम्स को एग्जामिन करें, सबसे पहले इसमें एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, ये चार एलिमेंट्स इस रिएक्शन में प्रेजेंट हैं। ओके, तो हमें क्या देखना है? वी हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। सो इफ वी कंपेयर व्हाट वी कैन सी, तो हम देखने को मिलेगा हमें कि जो जिंक के एटम्स ऑन द, if we talk the atoms of the zinc on the left hand side, that is reactant में जिंक एक है एंड जो प्रोडक्ट्स में वो भी एक है। जिंक हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट्स में दो, प्रोडक्ट्स में दो, सल्फर प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट्स में एक, प्रोडक्ट्स में एक, ऑक्सीजन दोनों साइड से 4। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ से द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एरो। इसलिए रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें स्केलेटल इक्वेशन मीन्स दैट कैन बी इक्वल टू द बैलेंस्ड वन, ठीक है, जहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ना हो, जहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। तो इस तरह से हमें कई सारी रिएक्शंस मिलेंगी जहाँ स्केलेटल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल टेक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं आयन की।
आयन और वाटर की रिएक्शन विच गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे व्हाट विल डू। तो पहला पॉइंट यहां पे रहेगा, विल चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ। सो स्टेप वन विल बी व्हाट, स्टेप वन विल बी टू बैलेंस, स्टेप वन हमारा क्या है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो पहले समझने के लिए और इसको मीन्स सीखने के लिए व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से हम उसमें बॉक्सेस बनाएंगे, उसके अराउंड हम मीन्स उनको हम बॉक्सेस में रखेंगे। इसका रीज़न ये है मीन्स इससे ये जो बॉक्स हमने बनाया इसके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। व्हाट्स मेंट बाय दिस मेकिंग दिस बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाया हमने, इसका मतलब है बॉक्स के अंदर हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे रहेगा, स्टेप 2 इज दैट लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम इनके अलग अलग जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनको लिस्ट करेंगे। तो अगर हम रिएक्शन को, इस इक्वेशन को एनालाइज करें, वी कैन सी इसमें 3 एटम्स हैं, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आयन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनका कंपैरिजन करेंगे अगेन कि दोनों साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हर एक एलिमेंट के। तो अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखें, रिएक्टेंट साइड में आयन 1 है, प्रोडक्ट्स में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 2 है, ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 4 हैं। दैट मीन्स यहाँ कंपैरिजन से हमें सबसे पहली बात ये पता चली कि जो इक्वेशन है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। तो यहाँ इसके बाद स्टार्ट होगा बैलेंसिंग का स्टेप, मीन्स किस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। फॉर दैट विल फॉलो द स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, बैलेंसिंग कैन बी इन एनी वे, लेकिन अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बैलेंसिंग को बैलेंस करना ईजी रहेगा। सो इट्स ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ये तो या तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है इस तरह का वी कैन से कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये हमारी बैलेंसिंग को ईजी बनाएगा। दैट्स वाई विल डू लाइक दैट कि हम विल स्टार्ट विद द compound which contains maximum number of atoms. So in that compound select the element, इस compound में हमें उस element को select करना which has maximum number of atoms। ठीक है, यहाँ से भी हम बैलेंसिंग किस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। अगर हम जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है जिसे हमें बैलेंस करना है तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एटम्स किस में प्रेजेंट है, Fe3O4 में प्रेजेंट है। क्लियर है, कैसे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 3 आयन के एटम हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम है, दैट मीन्स टोटल ऑफ 7 एटम्स यहाँ पे हमारे पास इस वाले कंपाउंड में है। बाकी 7 एटम्स आप किसी में नहीं देखेंगे। और यहाँ पे भी किसकी स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, द एटम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो कौन सा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट विल बी ऑक्सीजन इन दिस केस। So we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 on the left hand side. तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज जो रिएक्टेंट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट्स में 4 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशियली हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स, जो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन एटम्स हैं वो एक ही एटम प्रेजेंट है, कहाँ पे है, वो वाटर में है। ठीक है, वाटर में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एक ऑक्सीजन वहीं पे है। प्रोडक्ट्स में वी हैव 4 ऑक्सीजन वेयर Fe3O4, तो O4 है, दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वी हैव 4 ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट्स एंड जो रिएक्टेंट्स है उसमें एक ही ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई बाई 4। किसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बेसिकली हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे। वाटर जो लिखा है, वाटर के मीन्स जस्ट बिफोर हम 4 पुट करेंगे इसका कोफिशिएंट, जिससे ऑटोमेटिकली
मीन्स जो मॉलिक्यूल के हम का कोफिशिएंट हम 4 बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग H2O 4 टाइम्स H2O। अब ये 4 जो है दिस इज बेसिकली दिस मीन्स देर आर 4 एटम्स। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हुए वाटर के। अब सो जब चार मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट दैट मीन्स कि ऑक्सीजन भी अब 4 हो गए। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, हम इसका सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करेंगे। प्रोडक्ट्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे Fe3O4 लिखा है, इसको ऐसे रखेंगे, इसमें कोई कोफिशिएंट चेंज हम नहीं करेंगे। तो 4 यहाँ पे सिंपली वी कैन से हम कोफिशिएंट 4 करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ही यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स बने एंड बोथ साइड्स में अब जो ऑक्सीजन एटम्स है वो इक्वलाइज हो गए हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. हम यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं, जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, उनकी फॉर्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स we can put coefficient as 4 times H2O, नॉट H2O4। हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट चेंज किया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये सारा मॉलिक्यूल चेंज हो गया। क्योंकि अगर आप देखिए वाटर का ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तो वाटर बनता है रिएक्शन में। अगर हम H2O4 लिखते हैं इट्स नॉट वाटर, दैट मीन्स हमने कंपाउंड का फॉर्मूला ही चेंज किया। या इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, रादर विल ओनली चेंज द कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो हम जस्ट इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखते हैं। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब जो हमने बैलेंस रिएक्शन की है, पार्टली बैलेंस्ड है, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं Fe+4 टाइम्स H2O गिव्स Fe3O4। तो दोनों साइड में अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब इसमें और 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टेप 4 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 4 में Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब इनमें से हम किसी भी एलिमेंट को चूज करके हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को पहले लेके इसको बैलेंस करते हैं। So to balance the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on right hand side. अब देखिए, जब हमने वाटर को यहाँ पे 4 बनाया, मीन्स हमने जब वाटर के आगे 4 लगाई, इसका कोफिशिएंट बना। अब दिस 4, ये 4 दोनों का है, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का है। या इन अदर वर्ड्स, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सॉरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मीन्स इसमें अब टोटल कितने, 4 to 8 हाइड्रोजन एटम्स बने एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब इनिशियली जो रिएक्टेंट्स में हमारे पास 4 to 8, दैट मीन्स 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कैसे, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा 4 to 8, एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब 2 को 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to 8। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स में चलिए ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में हमें कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 4 to 8 हम यहाँ पे 4 कोफिशिएंट लगाएंगे। नाउ इस स्टेप के बाद जो इक्वेशन बनेगी, अब अगेन इट इज पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे आप देखिए 4 to 8 हाइड्रोजन एटम्स। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब कौन सा एटम बैलेंस नहीं है, दैट इज आयन। अब आयन के एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में आप देखिए 1 है, एंड प्रोडक्ट साइड में अगर आप चेक करें इट इज 3 एटम। सो नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। सो यू मे फाउंड 1 एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट अब बचा है, दैट इज आयन। तो रिएक्टेंट्स में वो एक उसका एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स में 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए विल मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 हमें बोथ साइड से बनाना है, लेस नंबर ऑफ एटम्स इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो वहीं पे कोफिशिएंट बदलेगा। सो ये 3 into 1 is 3, एंड ऑलरेडी यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से
ये रिएक्शन आयन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया है। तो ओवरऑल जो बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी, दैट इज 3 टाइम्स आयन 4 टाइम्स वाटर गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2O। ठीक है, फाइनल स्टेप ये रहेगा कि हम दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को चेक करेंगे। इस इक्वेशन की करेक्टनेस को देखने के लिए हम सारे एटम्स को, सारे एलिमेंट्स के जितने एटम्स प्रेजेंट है दोनों साइड में चेक करेंगे। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे एटम्स इक्वल हैं। 3 आयन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, 8 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से। तो फाइनली हमें यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों साइड में इस इक्वेशन के 1.9 के वी हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये जो बैलेंसिंग वाला मेथड हमने यूज किया है, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हम ट्रायल्स करते हैं एंड तभी जाके हम वी हिट एंड ट्राई। तो इस तरह से हम इसको रिएक्शन करते हैं। तो कैसे? बाई यूजिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। हम डेसिमल्स में कोफिशिएंट नहीं लेंगे, फ्रैक्शंस में नहीं लेंगे, बल्कि होल नंबर्स में हम विल टेक द कोफिशिएंट्स इन द होल नंबर्स। ठीक है, तो यहां हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। लेकिन और एक स्टेप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्टेप 6, वो ये कि हम रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑल्सो। केयरफुली एग्जामिन द इक्वेशन 1.9। अगर आप यहाँ पे देखें जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? फिजिकल स्टेट मीन्स कि रिएक्टेंट्स सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, या किस फॉर्म है, इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलती है। तो रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद द केमिकल फार्मूला। ठीक है, हम केमिकल फार्मूला के साथ ही उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। हाउ? द गैशियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स। या तो हमारे पास रिएक्शन गैस मीन्स जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैशियस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे, या सॉलिड स्टेट्स में होंगे। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय नोटेशंस। गैस के लिए ब्रैकेट में हम स्मॉल g लिखेंगे, लिक्विड के लिए ब्रैकेट्स में हम l लिखेंगे, एक्वस होगा सो उसके लिए हम ब्रैकेट्स में AQ लिखेंगे, एंड सॉलिड होगा तो ब्रैकेट्स में उसको S मेंशन हम करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस स्टेट में रिएक्शन लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वस शायद आपके लिए कोई नई टर्म हो। एक्वस इज समथिंग, ऐसा सोल्यूशन जिसको हमने वाटर में प्रिपेयर किया हो, सोल्यूशन दैट इज चाहे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में जो वाटर में डिजॉल्व हो, उसका सोल्यूशन वाटर में हमें मिले, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस सोल्यूशन। तो इस तरह से जो रिएक्शन हमारी बनी, जो फाइनल रिएक्शन है जहाँ पे हमने इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया, दैट इज आयन Fe 3 टाइम्स Fe, इन 3 एटम्स ऑफ Fe in the solid form, okay, react with 4 molecules of water in gaseous form. Gaseous means ये steam की form में होगा, gives you Fe3O4 in the solid form. आयन का जो ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिला, ये हमें solid form में मिलेगा, and in addition to that we get 4 molecules of hydrogen gas in the gaseous form. तो इससे पूरी रिएक्शन, बहुत इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला है। नोट दैट इज सिंबल G इज यूज फॉर द H2O इन इंडिकेटर्स में ऑलरेडी कहा। यहाँ पे जो G लिक्विड के लिए, H2O के लिए हमने यूज़ किया, इट इंडिकेट्स कि हमने यहाँ पे जो वाटर यूज़ किया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यस, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस नेसेसरी टू स्पेसिफाई। अब क्वेश्चन एराइज होता है, क्या हमेशा हमें ज़रूरी दिखाना है कि किस स्टेट में, मीन्स फिजिकल स्टेट्स को दिखाना है? जब तक स्पेसिफाई ना किया हो तब तक इट डज नॉट बिकम इम्पॉर्टेंट। यस, रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम व्हाट वी डू समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस को भी शो किया जाता है, सच एज टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई, प्रेशर कितना हमें रखना है, कैटेलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं अबव एंड बिलो ऑफ द एरो, जिससे रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनी। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ में देखी, ये 340 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे होती है, प्रेशर पे होती है, तो हमने उस प्रेशर को रिप्रेजेंट किया ओवर द एरो।
दिस इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल शुड बी ऑल्सो देयर, तो इसको हमने ब्रैकेट सॉरी एरो के ऊपर नीचे दिखाया। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से रिएक्शन से इस तरह की रिप्रेजेंटेशन से मिलता है। सो यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 sorry, can you balance the equation 1.2 given in the earlier text? तो 1.2 वही इक्वेशन है जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वाला है, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, जहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप ऐसा उसको बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये हमने स्टेप्स पढ़े, दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग। तो इस पे हमें कई सारी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम करेंगे। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट समराइज ऑल दीज पॉइंट्स, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स टेक ए लुक क्विक। सो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे दैट इज राइट द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन। सबसे पहले स्टेप में हम जो स्केलेटल इक्वेशन है जिसमें हमें करेक्ट फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड सिंबल्स का यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारा केमिकल फार्मूला एक कंपाउंड का इनकरेक्ट है तो हम फिर उसको कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी टू राइट द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें मैंने ऐसे ऑलरेडी कहा कि करेक्ट फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड सिंबल्स को हमें यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप फिर ये रहेगा कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होंगे हर एक एलिमेंट को, उनको हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम बॉक्स बना सकते हैं या मीन्स विद इन माइंड हम इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे। सो इनिशियली जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे वी शुड मेक टेबल जिसमें एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट में कितने एटम्स है, प्रोडक्ट में कितने एटम्स है, ताकि एक क्लियर इंसाइट हमें मिले किस तरह से इसको करना पड़ता है। स्टेप थर्ड इज चूज द कंपाउंड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इससे आपका काम इजी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड फ्रॉम दिस कंपाउंड स्टार्ट बैलेंस द एलिमेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम पूरी रिएक्शन को, पूरी इक्वेशन को देख के वो कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। उसमें से भी हम फिर वो चूज़ करेंगे जिसके पास, जिस एलिमेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे हमने आयन ऑक्साइड की केस में देखा था। Then next step is to balance the atoms, change the coefficient only starting from the lowest whole number, ठीक है। तो जब हम अब बैलेंस करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमें सिर्फ कोफिशेंट को चेंज करना है, एंड कोफिशेंट चेंज करने के लिए भी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल जो होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर 3 से, फिर 4 से, हम हाईएस्ट नहीं आएंगे, लेट्स सपोज 6 से नहीं आएंगे, 3 को छोड़ के 6 से नहीं आएंगे, 2 को छोड़ के 4 पे नहीं आएंगे। मीन्स हम लोवेस्ट पॉसिबल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो 6 पे भी जा सकता है, 12 पे भी आ सकता है, दैट कैन वेरी देन कि कौन सा किस नंबर से फिर वो इक्वेट हो जाए, लेकिन स्टार्ट हमें लोवेस्ट होल नंबर से करना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स इन अ सिमिलर वे एंड फाइनली टू चेक द करेक्टनेस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जब हमने स्टेप 4 को किया, स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 है कि बाकी जितने बचे कुछ एलिमेंट्स हैं उनको भी हम सिमिलर वे में हम उनको बैलेंस करेंगे, एंड फिर टू चेक द करेक्टनेस विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। बट अगेन यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वी हैव टू नोट दिस थिंग कि जब हम बैलेंसिंग करेंगे, वाइल बैलेंसिंग वी शुड नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट्स, वी शुड नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द कंपाउंड्स, फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज एंड सिंबल्स जो कंपाउंड्स होंगे उनके सब्सक्रिप्ट्स को हम चेंज नहीं करेंगे, वी कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट्स। इस तरह से हमारी रिएक्शन करेक्टली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नाउ रिमेनिंग इज व्हाट कि इस पे हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स लेके हम अलग अलग तरह की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। सो विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।